हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे है और इस कॉलिंग डे का मकसद यही होता है कि आप कॉल करके बात कर लें। दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी लोग आ रहे हैं, चलें कोई बात नहीं। कराची वाले दफ्तर तो कोई नहीं आएगा यार, इतनी ट्रैफिक में किसने फंसना है। हाँ, ये भी सोचे। तो आपका इशारा एक साथ जो लोग आ जाते हैं जी डॉन के दफ्तर एक निजी अखबार की निजी दफ्तर के सामने एक निजी, जाहिर है वो डॉन के रीडर हैं तो वो अपनी कोई कंप्लेंट देखिए बॉस, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि जो मतलब कॉपियाँ आपने जलाई हैं वो कहीं ना कहीं से तो खरीदी होंगी ना यार, तो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। और दूसरी बात है कि मतलब बंदों की दिहाड़ी लग जाती है यार, ये भी एक अच्छी बात है। बस ये ख्याल रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव कॉपी चलाना उनका राइट है, बस ये ख्याल रखना चाहिए कि बंदे जो पेशानी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है उसको काट के साइड पर कर दिया। पहले बात तो सर मोहम्मद अमीन साहब हैं उकाड़ा से। जी अमीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मैं काफी दिनों से कॉल करना चाह रहा था, पिछले जुमे भी ट्राई की, जी मिल नहीं पाई हुक्म। और बस एक सजेशन देना चाह रहा था जरूर कि कभी कोई गेस्ट भी बुलवा लिया करे। ठीक हाँ, है। आपकी ये बात किस किस्म का गेस्ट? लेकिन हाँ वो आप बुलवा सकते हैं, यानी कि इन दिनों जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपको चाहिए था कि आसिफ गफूर साहब है, उनको बुलवा लेते, लोग कॉलिंग करके उनसे सवाल करते। अच्छा, कॉलिंग डे पर। अच्छा हाँ, ये अच्छा, चलिए, ये अच्छी तजवीज़ है, आइडिया बात करेंगे। तो लेकिन आपकी जहाँ तक है कि लोग तो आप शायद अभी इसी महीने के एंड में कुछ ऐसे लोग देखेंगे जिनको देखकर आप खुश भी होंगे और मज़ा भी आएगा। तो बहरहाल हैदर रज़ा साहब हैं कराची से। अली को दावत दी हमने। हैदर रज़ा साहब हैं कराची से। जी हैदर साहब। सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, आप हमारे बारे में बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपसे कोई बात हुई जी। हम पीटीसीएल के पेंशनर्स जी के बारे में आपको पता है कि तकरीबन 11 साल से हमारा मामला ऐसे ही चल रहा है कि कोई किसी किस्म की नजरसानी नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब या तो हम पे नजरसानी कर लें, हमारा कोई मामला जो है उसको सही कर दें, या फिर ये कह दें कि भाई आप लोग सब खुदकुशी कर लो और बस खत्म हो जाएगा मामला। क्योंकि हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कोई तीसरे बेनिफिशियरी हो गए। हम यानी पीटीसीएल के पेंशनर्स के बारे में बिल्कुल इस तरह का हिसाब है कि बिल्कुल तीसरे बेनिफिशियरी है। हालांकि हमारा बोर्ड बना हुआ, हमें किसी से एड नहीं लेनी है। बाहरी पैसे से इन लोगों ने वकीलों को फीसें दी, हमारे ही पैसे से इन्होंने वो पैसे जो थे वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा के उनका बेड़ा कर रखा। हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ ये तो पता लगे कौन सा इतना बड़ा ताकतवर हाथ है जो हमारे ये मामला खोलने। सही बात है। ठीक भाई हैदर भाई, यही बात नेशनल बैंक के पेंशनर्स भी पूछते हैं, उनका केस भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नेशनल बैंक के पेंशनर्स का जो रिव्यू है उसका अगर डिसीजन आ जाएगा तो मेरे ख्याल में एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर आपके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगा। लेकिन जाहिर है जितना वक्त आपने बर्दाश्त किया है उसका मदावा शायद ना हो पाए। उसमें बहुत से लोग जो है पेंशनर्स, उनकी मौत भी हो गई, बहुत से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। अजीब व गरीब और बहुत एक अफसोसनाक बात है कि किसी भी ऐवान में, मतलब अब किसी भी सूबाई असेंबली को ले लें, नेशनल असेंबली को ले लें, सेनेट को ले लें, मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने भी पेंशनर्स पे बात की होगी। हालांकि आपके अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप अवामी मसाइल पर बात नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। सही बात। बहरहाल हैदर रज़ा साहब है हमारे। नहीं, हैदर हुमा याकूब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, आपके प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी एक बड़ी अच्छी सजेशन थी जो आपके फर्स्ट कॉलर ने दी, आप किसी शुक्र करें चल रहा है गेस्ट की हैसियत से। अच्छा दूसरी बात, अभी गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी तालीमी हवाले से, कि तालीमी निज़ाम के हवाले से। तो भाई अगर वो इतने ही बराबरी के कायल है तो अपने खुदा के वास्ते अपने दोनों बच्चों को बाहर से बुला ले, यहाँ पे कटी पहाड़ी के पीछे जो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा ले, या फिर चेचू की मलिया में, या इधर जो पंजाब के अंदर अंदरूनी साइड पे अंदरूनी इलाके वहाँ पे स्कूल में पढ़ाएं, या सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में पढ़ाएं, ताकि हमें भी पता चले कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके आप किस हद तक प्रैक्टिकली कायल है। दूसरी बात मेरी ये है कि अभी आपने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम के अंदर शादी में खाने की पाबंदी का जिक्र किया था। जी जी। मैं इसके 100% कायल हूँ
और ये बात बिल्कुल प्रमोट होनी चाहिए कि खाने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। मैक्सिमम एक डिश हो, लेकिन हमारी आदत है कि उंगली पकड़ते पकड़ते हम लोग पोंछा पकड़ने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हुमा क्योंकि पंजाब में सक्सेसफुली चल रहा है तो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट हो सकता है बाकी सूबों में भी। बस बिल ऑफ दी, हाँ जाहिर है पंजाब आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा सूबा है। और जहाँ तक आपने पहले बात की इक्वालिटी की, तो मेरे ख्याल में यही वो बुनियादी मसला है जो कि हमारे हुक्मरान कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, हमेशा से ही हो रहा है। जो अशराफिया है उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और फिर वो हुकूमत करते हैं। तो लेट्स होप कि खान साहब इस चीज़ को चेंज कर पाएँ। सैयद मोहम्मद तैयब रियाज, सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं भाई। सर मैंने तकरीबन पहले भी 1-2 बार कॉल की थी रिगार्डिंग फजाइया हाउसिंग कराची के लिए, तो अभी उसके कुछ अपडेट्स हैं जी। और ये अपडेट्स है कि 18 नवंबर को भी अलॉटीज को बुलाया था उन्होंने मीटिंग के लिए, और 30 नवंबर को भी बुलाया था अलॉटीज को मीटिंग के लिए। तो सोशल मीडिया से बड़ी अफसोसनाक खबरें हमें यहाँ सऊदी अरब में पता चली हैं कि 4-5 बंदों को मैनेज करके डिटेन किया गया ताकि लोग ना आए, और कहा जा रहा है कि रेमेडी कोर्ट से मिलेगी। तो सर मेरा एक सवाल है, सर वसतुल्लाह साहब से मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं आप इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट करें, और देखभाल के इन्वेस्ट किया हमने। पाकिस्तान एयरफोर्स से बड़ा तो मेरे ख्याल से नाम कोई नहीं होगा पाकिस्तान में, और प्रोजेक्ट रुक गया है, किस्तें वसूल की जा रही थी। फिर आपके डॉन अखबार में एक फ्रॉड अलर्ट आया, पूरे पाकिस्तान को पता चला कि इस स्कीम के अंदर भी कोई फ्रॉड वगैरह है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ पे जॉब करें या पाकिस्तान में आके कोर्ट में केस करें। जुल्फी बुखारी साहब ने भी बिल्कुल माशाल्लाह बड़े दावे किए थे कि वो कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो सर अभी तक तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। आप बताइए, हम लोग अपनी जॉब्स वगैरह सब छोड़ के पाकिस्तान आए और जो हमने 5 साल किस्तें भरी हैं वो यहाँ आके फिर कोर्ट में जाएं, क्या करें? अगर ऑफिस में मीटिंग के लिए जाते हैं, आपके पास अपडेट है कोई? मैं वो नैब ने भी इसका नोटिस लिया है और कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन नैब कराची ने, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे यही लगता है कि खासा जो है ना इसमें समहाउ अगेन पेंशनर्स की तरह आपको भी कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। आप जाहिर है वो छोड़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग यहाँ हैं कम अज़ कम वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं कि जनाब ये हमारे साथ एक फ़्रॉड हुआ है, जो कि मुस्तरद है, लोग भी हैं सारे। अब तो हुकूमती सतह पर भी कहा गया है, नैब ने भी नोटिस लिया है, तो ये मेरे ख्याल में मौका अच्छा है। उससे सब आपसे जो उन्होंने सवाल किया था, नहीं मेरे पास तो जो वही अपडेट है जो आपने बताया, और कोई जवाब ही नहीं है। तारिक महमूद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आप सब भाइयों को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। आपकी तवज्जो में ये कराची की जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जी जी, उनमें एक सोसाइटी है सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी। कौन सी? सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी। जी जी। इसकी मुख्तसर कहानी ये है कि 1965 में ये जो ज़मीन थी 36 लोगों के नाम थी, मुख्तलिफ लोगों के नाम। ओके। 1965 में जिन्होंने ये ज़मीन एक सुलेमान शख्स, उसकी बीवी और उसकी बेटी को सेल की थी 1965 दिसंबर में। अच्छा। जिन्होंने ये ज़मीन सहारनपुर सोसाइटी को 72 में सेल कर दी थी। ठीक है। सहारनपुर, सर मेरी बात अभी हो रही है? जी जी जी, जी बिल्कुल जी। सहारनपुर सोसाइटी ने ये ज़मीन 1974 में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, इसको चेंज करके उसके बाद रिहायशी स्कीम में लिया गया और प्लाटिंग करने के बाद बाकायदा लीज कराई गई और बहुत बेशुमार प्लाट लीज हुए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 500 से ऊपर प्लाट हैं, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरी के 1000 गज के भी हैं, 500 गज। इस वक्त क्या मसला है? ताज़ा मसला क्या है? इस वक्त मसला ये है सर कि कुछ लोगों ने मिली बगल के साथ कब्जा किया हुआ है और गालिबन 200 से अब मुतासिर लोग जो है बेचारे मुतासिर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मकसद सिर्फ ये है कि लोग तंग आके इनको बेच के औने पौने चले जाएं, जो कि बहुत से इन्होंने खरीदे भी हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हो पूरी तो आपको अंदाजा होगा कि एक एक आदमी के पास 10-10, 12-12 फाइलें हैं। उन लोगों को इतना रिच कर दिया है, वो कहते हैं बस 5-5, 6-6 लाख रुपए में प्लाट बेच के चल रहे हैं। ये कराची के किस इलाके में है? सहारनपुर। ये है मलिक कैंट की तरफ। ठीक। इसके साथ सोसाइटी है जो उसके बहुत बाद में बनी।
आज वहाँ पे 120 गज का प्लाट 70 से 80 लाख रुपए का है। अब आप मुझे बताएं सर, हम 5-6 लाख रुपए में ये प्लाट इनको कैसे दे दें? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, अथॉरिटीज़ या और मुझे किसी को तो लेना चाहिए, किसी को तो लेना चाहिए। हालांकि ये भी क्लीशेड जवाब है, लेकिन और कोई जवाब है नहीं ना यार। क्या ये फ्रॉड जिस तरह से हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, हर महीने एक इश्तिहार छपता है अखबार में किसी भी सूबे का, और वो कहते हैं कि जनाब ये सोसाइटीज़ जो हैं इलीगल हैं, इनको एनओसी इशू नहीं हुआ है, उसके बावजूद फाइलें चल रही होती हैं, फाइलें लोग ले रहे होते हैं, लेकिन बन जाती है। हाँ इमारत। अब खैर कराची का तो बाबा आदम निराला ना कि पहले इमारत खड़ी कर दो और फिर कहो कि सर अब तो बन गई है, तो भाई अब तो रेगुलराइज हो भी जाती है। हाँ सबसे जो खूबसूरत बात है, लेकिन जाहिर है कि एम्प्रेस मार्केट के ठेले नहीं रेगुलराइज हो सकते, लेकिन बड़ी बिल्डिंग है यार, अब क्या करोगे यार, जान लोगे। बहरहाल राहिल अशर हैं कराची से। जी राहिल भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा जी मुबशीर साहब, मैं जल्दी से 2 बात करूंगा। ये जो भी पिछले फ्राइडे को स्टूडेंट मार्च हुआ था जी, तो हम तो खैर स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट करते हैं, ये होनी चाहिए। इसके हवाले से मेरे 2 सवाल हैं। ये जो स्टूडेंट यूनियंस में आपस में जो एक दूसरे को अदम बर्दाश्त का रवैया जो है, जो हमने देखा है कि ये जो कराची में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट, उनका जो था कि एक दूसरे के आसिफ नवाज कोर कमांडर साहब ने अपनी सरबराही में एक दूसरे लड़के एक्सचेंज करके दिए थे। इससे पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा मुस्लिम स्टूडेंट है। तो मुझे बताया कि ये स्टूडेंट बहाल हो जाती है, तो मेरा सवाल ये है कि आया ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग है ये उनके साथ रहेगी, जो उनकी ये स्टूडेंट उनके साथ अटैच हुए? नंबर 1। नंबर 2, ये अदम बर्दाश्त का जो समझ गया। देखिए दोनों इंटरलिंक्ड हैं राहिल भाई। हम बारहा कह चुके कि स्टूडेंट यूनियन का तस्वुर जो है वो बेसिकली इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि तमाम जमातों के अपने स्टूडेंट विंग होते हैं। स्टूडेंट यूनियन का मतलब है कि एक यूनिवर्सिटी में इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन हो जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र और तमाम एथनिसिटी के डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली द सपोर्ट दैट यू गेट। सिर्फ ये एक्सक्यूज के जी अदम बर्दाश्त का कल्चर है इसलिए नहीं बहाल हो सकती, मेरा ख्याल है ये बहुत ही कमज़ोर एक्सक्यूज़ है। आप बहाल करें, और जो भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें से ज़ाहिर है सारे तो आप यहाँ लागू नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो बनाने के बाद और उन्हें बहाल कर दें, ताकि वो जो डिबेटिंग का और ग्रूमिंग का और पॉलिटिकल कल्टीवेशन और मैच्योरिटी का जो कल्चर है वो नज़र में रहे और उसके साथ वो बहाल कर दें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमेशा मतलब, और ये सही बात कर रहे हैं, मैं रहील भाई मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, आईजेटी की जो बात कर रहे हैं, अच्छा अभी स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं है लेकिन आईजेटी तो काम अपना कर रही है। तो माय पॉइंट है इसके क्या फर्क पड़ता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का तलबा विंग बंद है, लेकिन जाहिर है कि जब स्टूडेंट्स उठ के कहते हैं कि जी हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, तो फिर गद्दारी के पर्चे होते हैं। तो इन चीजों को कवर करना है, और जब स्टूडेंट यूनियन प्रॉपर बनेंगी तो तभी ये अदम बर्दाश्त का कल्चर खत्म होगा, क्योंकि सब टेक्स उसमें, वरना प्रैक्टिकली तो इसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा तंजीमों में गठजोड़ तो अब भी है, वो तो लेकिन जब एक इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी तो वो एक दूसरी नौयत हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, और हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल्ला बेग साहब डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बशीर जैदी साहब, जरा कोडू साहब और क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह करम सर। वैसे ठीक है सर। आजकल वो एक केस चल रहा है ना एनएचए वाला, वो चेयरमैन एनएचए से फरमाया था चीफ जस्टिस साहब ने जी, तो ये हैदराबाद कराची मोटरवे जो है ना रोड है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान को मिला था इंडस हाईवे दरिया सिंध के मगरबी किनारे पे है, ये इस रोड पे सफर करते तो जैसे पता चल जाता कि ये रोड है कि क्या है। सही कह रहे हैं। मैंने पिछली बार भी मसला उठाया था कि इंडस हाईवे को डेवलप किया जाए, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा फासला है कश्मीर से लेके डेरा इस्माइल खान तक सर, तो बहुत टूट फूट का शिकार है। तो ये ड्यूल वे नहीं है ये, हालांकि सी पैक का उन्होंने कहा था जी, बिल्कुल हिस्सा मैं यही आ रहा था, क्योंकि अभी अनाउंस किया उन्हें पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक मोटरवे और उससे आगे फिर इस साइड पे आएगी,
तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इंडस हाईवे जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया है, देर होगी इन प्रोजेक्ट्स में जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में होती है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो मोहम्मद सलीम हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम सर जी, खैरियत है? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए सर। सर जी मुबशर ज़ैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहली कॉल पर आपने नेशनल बैंक के पेंशनर्स को याद किया। सर तो मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 2020 की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन की डेट फिक्स हुई है। वाह जबरदस्त। दूसरी बात ये है जी सर, दूसरी बात ये कि अभी ज़रार खोड़ा साहब कह रहे थे कि किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता। सर आप यकीन करें 2014 में मैं असद उमर साहब को मैसेज करता था अपने इस पेंशन के इशू के बारे में, और फिर एक दिन मैंने कहा देखिए असद उमर साहब, जो कुछ आप अंदर से नजर आते हो बाहर से जो नजर आते हो अंदर से वो नहीं हो। इन्होंने मुझे मैसेज किया यस बॉस। फिर फवाद चौधरी साहब है, इनसे मेरा रब्ता रहता है, लेकिन यकीन करें इनको सब पता है, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ज़रार खोड़ो साहब से रिक्वेस्ट है, कभी ये पार्लियामेंट वगैरह से कभी जरूरत ही नहीं बात करने की। हमारे लिए ज़रार खोड़ो साहब, मुबशर ज़ैदी साहब, वसतुल्लाह खान साहब, ये जरा हट के चैनल ही बहुत है। हमें किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है, किसी नुमाइंदे की जरूरत नहीं है सर। जो कुछ आपने किया पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं कर सकता, कोई एंकर पर्सन। ये अगर आप कहो तो मैं नाम लूँ तो आप हैरान हो जो कि एंकर पर्सन की जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया। किसी को पता नहीं है कि डान न्यूज में 2 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। ये पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता, ये दूसरे जो ये बड़े चैंपियन बन के बैठे होते हैं। अच्छी बात है कि अब आप क्यों खून जला रहे हैं अपना? खामखा हो गया जो होना था। अब ये है कि मामला चूंकि आगे बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, और हम भी हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए। और हम फॉलो अप का बिल्कुल वेट भी करेंगे। उम्मीद यही है कि 9 जनवरी को अगर केस लगा है तो रिव्यू पिटीशन है, ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, तो बस थोड़ी देर है, इंशाल्लाह खुशखबरी ज़रूर आएगी। रुबीना खान है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं एक इशू पे आपसे बात करना चाह रही थी, डीएचए वैली के बारे में। जी हम कोयटा में रहते हैं और हमने अरसा 10 साल से ऑलमोस्ट 2009 में हमने इन्वेस्टमेंट की थी प्लॉट में। तो अभी 10 साल गुजर चुके हैं, ना हमें पोजीशन दिया जा रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस भी हमने सारे पे कर दिए, तमाम किस्तें भी, और कोई हमारा स्टेटस ही नहीं है कि क्या है, यानी हम इतने दूर बैठे हुए और किसी फोरम पे इस पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना हमें पोजीशन दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को कहीं तो रेस करें आप लोग कि हम लोग तनख्वाहदार तबका है, हमने अपनी आमदनियों से सेव कर करके किस्तें भरी हैं और अब हमारी कोई बात नहीं किसी फोरम पे सुनी जा रही है। हम इतने दूर बैठे हुए हैं, हम जाते हैं जब कभी तो हमें कहते हैं कि पोजीशन नहीं है, काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कीमतें वहीं की वहीं खड़ी जहाँ 10 साल पहले खड़ी थी। तो आप लोग काइंडली इस चीज़ पर कुछ बात करें ताकि इसको लाया जाए लोगों की नज़र में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यानी परेशान हैं, क्योंकि हमारी तो सारी सेविंग लगी हुई है। बिल्कुल रुबीना बीबी, जो हमारे पास लिस्ट है तकरीबन 35 जो हाउसिंग स्कैम्स जिनका जिनके बारे में हमें इल्म है, उसमें हम इसका नाम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि डीएचए वैली के खासे जो मुतासरीन हैं वो अभी भी एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि किसी का कुछ हो रहा है क्या, कोर्ट में गए हैं या नहीं गए हैं, चले भी गए तो क्या। हाँ डीएचए के मामले में तो नहीं, डीएचए की क्या भाई, किसी भी ईडन ले लो, आप कुछ भी ले लो, क्या क्या होना है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन होपफुली देखिए हम इसको फॉलो अप ज़रूर कर लेंगे किसी रोज़, ये जितनी हाउसिंग स्कीम्स का, बल्कि एक तो एक ही 10 लगातार शोज करने पड़ेंगे। सही बात है, और वो भी कम होंगे। तारिक हबीब है कराची से। जी तारिक साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तीनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मुझे आप लोगों के कराची के लोकल मसले के ऊपर बात करनी है कि ये अभी नया सिलसिला शुरू हुआ। आज सुबह मैंने देखा कि नाजाबाद का जो अंडरपास है, उस अंडरपास के बाहर टाइल रख दिए गए और उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये अंडरपास जब बारिश होती है तो ये एक बहुत बड़ा पुल बन जाता है। ना केएमसी का पंप ना वाटर बोर्ड का पंप काम करता है, और ये यहाँ पर जाके गाड़ियां फंसती रहती हैं। खुदारा कोई प्रोग्राम करें जिसमें बल्दिया के नुमाइंदे या मिनिस्टर को बुला के ये पूछें कि जब आपके पास पैसा है तो आप उसको जायज काम में खर्च क्यों नहीं करते। इसकी जो सीवरेज है या इसकी जो पंपिंग का काम है वो पहले करें। ये दीवार के ऊपर रंग लगाया, इश्तिहार लगा दिया और उसके बाद फिर आपका मतलब पैसा खर्च हो गया और लो जी टाइम कोई। इसी तरह जब लसबेला से ट्रैफिक आ रहा होता है तो यानी समझे कि गुलबहार से लसबेला ये रोड जो अभी इन्होंने ग्रीन लाइन का बनाया है उससे इतनी नैरो हो जाती है, ना तो ये साइड के इंक्रोचमेंट दूर करते हैं ना उसकी रोड बनाते हैं। मीलों दूर तक गाड़ियां फंसती हैं सुबह के टाइम पे,
ना वो ग्रीन लाइन बन के दे रहा है, न ये ट्रैफिक का फ्लो बन रहा है। इस तरह नॉर्थ नाजिराबाद में भी इसी तरह हो रहा है कि इसके अतराफ में जो सड़कें हैं वो नैरो हो गई हैं और वहाँ ट्रैफिक फंसा रहता है। एक आदमी जो सखी हसन से चले और यहाँ तक पहुंचे उसको 1-1 घंटा लग रहा है। ठीक। और पीक आवर्स में तो 1.5-2 घंटे वैसे पता है इससे मतलब देखें बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं और जाहिर है कि वो मसला इतना मकामी होता है कि शायद नेशनल टेलीविजन शो मतलब लोग जैसे हम अपना वो कहते हैं उन पर इन चीज़ों को हाईलाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। इस तरह के शोज होते भी थे, अब मुझे नहीं पता कि हम हैं कि आप बिल्कुल मतलब जाएँ लोकल इश्यूज को पता करें और फिर लोकल नुमाइंदों से उनके बारे में पूछें। आई थिंक ये एक कला है टाइल लगाने का और ब्यूटीफाई करने का, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन वो बात सही कह रहे हैं, जब वो भर जाते हैं उनके सीवेज का इंतजाम अब होता ही है। गिरती हुई दीवार को पेंट करने से तो कुछ नहीं होगा ना, सीधी सीधी बात है। हाँ आपकी लेकिन वही बात है, अभी गाड़ी का इंजन नहीं है, आप पहिए बदल रहे हैं, दिखता है तो बिकता है। वो यही है, वो यही है कि भाई जब तक उसका और दिखता भी ट्रिपल में है बॉस, ऐसी क्या बात है। 100 रुपए का गुलदस्ता 500 में चार्ज होता है, क्या बात। अब्दुल्ला साहब हैं कोयटा से। जी अब्दुल्ला भाई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? उबैदुल्लाह खान बड़े बोल रहा हूँ सर कोयटा से। कैसे हैं भाई? हेलो। जी सर फरमाइए। जी सर, एक तो सलाम आप तीनों बहुत ही काबिल एहतराम हमारे साथियों को। वालेकुम अस्सलाम। तो सर आपका नंबर तो बहुत कम मिलता है हमें, तो उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल सुने, बात करें। एक बात अब मैंने करनी थी, पिछले 2 दिसंबर को खान शहीद अब्दुल खान चिश्ती की बरसी गुजरी है। वो तकरीबन 30 साल अंग्रेज और इस पाकिस्तान के जो आमिर हुक्मरानों के जोले में रहे हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को कोई प्रोग्राम करना चाहिए। तो वो पहले साफी और अखबार निकालने वाले थे सूबे में, हमारे इस पर्सन बलूच सूबे में। जी सही। के बारे में आप लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। आप तीनों मुतरक्की तबीयत के लोग हैं, तो आपको करना चाहिए खान शहीद के बारे में। ठीक है, हम चले। जी फरमाइए। हेलो। गालिबन चले गए, एक ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट ईयर देखेंगे अगर ये प्रोग्राम हो पाया जिस तरह इन्होंने सजेस्ट किया। वक्त हो गया। वेलकम बैक। हमायूं जमान खान साहब हैं दोहा से। जी भाई। जी सलाम सर। मैं एक्चुअली एक तो छोटी 2-3 चीजें पूछनी थी आपसे। आई नो अगर शो खत्म होने का टाइम है। एनीवे टू स्टार्ट विद, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वाई कम हमारा जो मीडिया है कम आउट इन दी ओपन कि ठीक है हम इस ग्रुप के साथ हैं और हम इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। आई मीन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकली, जैसे वेस्ट में होता है कि भाई आपको पता लगता है फॉक्स किधर खड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट किधर खड़ा हुआ है। तो आई मीन हमारे यहाँ लोग क्यों इतना कतराते हैं, छुपते हैं कि भाई ठीक है जस्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे हम इसको सपोर्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर दूं इसका हमायूं भाई? जी बिल्कुल जरूर। दोनों पार्टियों से पैसे पकड़ने होते हैं। वो टोटल लॉस नहीं कराना चाहते जिसे। और दूसरी बात है बॉस की समझ तो आ ही जाती है ना यार। और तो मेरे मतलब ख्याल में व्यूअर या रीडर अब इतना एलिवेट हो गया है इन टर्म्स ऑफ जजमेंट कि वो खुद एंकर को देखकर ही पहचान लेता है कि भाई ये किस पार्टी का आ रहा है। हाँ लेकिन अब इसको ओवर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर लोग कहते हैं तुम तो अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना कि एक दिन फर्ज करें कि आपने पीटीआई पे तनकीद कर दी और पीएमएलएन के किसी बात पर आपने कहा दिया कि तू तो है ही पटवारी, लेकिन अच्छा दूसरे दिन अगर आप रिवर्स करोगे तो फिर आप इंसाफी बन जाओगे। मुझे नहीं पता हमायूं जमान खान को किस बात का कंफ्यूजन है, इसलिए कि 99% चैनल एक ही साइड पे खड़े हैं। मोर और लेस ऐसे ही। सही बात है। ठीक है। जमील अख्तर साहब से सवाल थे लेकिन। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जी फरमाइए। एक तो मुझे आप लोगों की बहुत तारीफ करनी थी कि आपके दूसरों से प्रोग्राम बहुत हट के है। मेहरबानी सर। और जरा होता तो लेट है लेकिन जागना पड़ता है देखना पड़ता है। मेहरबानी सर। और दूसरी ये कि और प्रोग्रामों में ये कि 3-4 सियासतदानों को बुला लेते हैं और वही लोग होते हैं हर प्रोग्रामों में आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पता नहीं क्या एक रूटीन बनी हुई है, जरा भी हट के ना तो चेहरे बदलते हैं ना बातें बदलती हैं, वही लड़ाई झगड़े और
जी, तो ये प्रोग्राम बहुत ही मुख्तलिफ है, उस वजह से आप में शोर शराबा नहीं है, आदमी सुकून से देखता है इस प्रोग्राम को। बस टाइमिंग इसकी बहुत लेट है क्योंकि इस्लामाबाद में काफी सर्दी होती है, ये तो है। लोग जल्दी सो जाते हैं। सुबह 7 बजे 7 से 8 बजे ही देख लिया जी। एक मेरा दूसरा मसला ये था कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक स्कीम शुरू हुई थी E12 जी, उसमें कुछ 28 साल हो गए, ना कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे। मेरी उम्र उस वक्त 26 ईयर्स थी जब मैंने वो प्लाट लिया था। जी जी। और अब मैं 58 का हो गया हूँ। अच्छा, मेरी जिंदगी में मिलेगा इसको भी लिस्ट में लगा दो, लिस्ट में लगा दो, मैं लिख रहा हूँ E12। अभी हाल ही में कुछ किया तो था कि साफ करना शुरू किया है, शायद हो सकता है आपकी उम्मीद भर आए और ये जो है शुरू हो जाए E12 की स्कीम, क्योंकि मैं E11 में रहता था तो मुझे पता है कि वहाँ पे वो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया था। पता नहीं वो क्या करते हैं उसके बाद। हटी तो बहुत लोगों की हुई है। हाँ, मुबीन अंसारी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुबीन साहब। वालेकुम सर मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ज़रा से मैं बात करने की, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है। सर फरमाइए। तो मेरा ताल्लुक अपना ब्रोकरेसी से है। ओके। मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक कोरियर में एक एप्लीकेशन दी। ओके। करप्शन पे और अभी मिसेज ने पोर्टल पे सिटीजन पे किया जी। तो उसका नेगेटिव आया। मेरा ताल्लुक सिटीजन गैस कंपनी से है, मैं इंजीनियर हूँ ऑन पोस्ट और थेफ्ट को देख रहा हूँ। FIR 150 FIR कटवा चुका हूँ, 150 दुश्मनियाँ ले चुका हूँ लोगों से, कुछ भी मुझे रिलीफ नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कुछ भी रिलीफ नहीं है। 3 साल से PMS मिल रही थी मिसेज की वजह से, पोर्टल सिटीजन की वजह से। पता नहीं वो TCS में मैंने जो कोरियर भेजा वो PM साहब को मिला नहीं मिला। इतना मैं मायूस हो चुका हूँ, इतना मैं जो आपका प्रोग्राम देखा मुझे कुछ उम्मीद नजर आई, मैंने फोन। जी मुबीन भाई, मेरे ख्याल में अक्सर जो वज़ीर आज़म लोग बन जाते हैं तो फिर उन तक रसाई मुश्किल, कोरियर्स की बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि नीचे ही 2-4 चमचे बैठे होते हैं। कोर्टियर्स की होती है रसाई, कोरियर्स की कम होती है। हाँ, लेकिन ये कि और इमरान खान को ये कम से कम देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ी शुरू में तकरीर की थी कि करप्शन के बारे में अगर विसल ब्लोअर्स हैं वह लोग कंप्लेन करें कि अगर ऐसी थेफ्ट हो रही है तो ये अच्छा था। मगर उसके साथ कोई तरीका कार बताया था कि मतलब देखिए कंप्लेन करें लेकिन किसको करें, कोई मतलब डेडिकेटेड सेल था या कोई कांटेक्ट नहीं? वो तो एक आम बात थी कि भाई विसल ब्लोअर्स को इनकरेज किया जाएगा और लॉ लाया जाएगा। हाँ। वो लॉ तो अभी तक नहीं आया क्योंकि काम ऑर्डिनेंसेस से चल रहा है, तो अभी मुझे नहीं पता कि उसका क्या वो है। लेकिन मुबीन अंसारी साहब की कहानी सुन के तो लगता है कि जाने ये ख़त पहुँचा कहाँ। अगले कॉलर है डॉक्टर मोहम्मद अली लखारी हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम लखारी साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हुक्म। जी हाँ जी, हाँ मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का रिटायर्ड। ओके। और मेरी मिसेज है रशीदा लगारी। हमने एक फिजाया की हाउसिंग स्कीम थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। जी। तो तकरीबन 3.5-4 साल पहले वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फ्लैट जो है ना वो बुक करवाया था जी। तो अभी उन्होंने काम बंद कर दिया है, 3 महीने से इंस्टॉलमेंट भी नहीं ले रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं और लोगों को भी जो है वो परेशान कर रहे हैं। अभी उनका कोई पार्टनर सामने आ गया है कि जी हमें तो जिस वक्त बुकिंग करवाई थी तो हमें तो मालूम नहीं था कि कोई उनका बायर कोई पार्टनर भी है, क्योंकि हमारी जितनी भी करस्पॉन्डेंस हुई थी, बुकिंग हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, एडवर्टाइजमेंट। मैक्सिम नाम तो नहीं है पार्टनर का? ये जी मैक्सिम तो नाम नहीं है पार्टनर का? वो मैक्सिम ही है जो कंपनी सामने आई है, वो मैक्सिम है। फिजाया। हाँ, फिजाया बिल्कुल फिजाया की है स्कीम, तो फिजाया की है पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम से। सही बात। लेकिन अभी वो कहते हैं कि उनका कोई हिडन पार्टनर था वो सामने आ गया है। ठीक जी लगारी साहब, ये बहुत से कॉलर्स आपसे पहले भी आ चुके हैं जो इस बारे में बात कर चुके हैं और मेरे ख्याल में अब तो खबरें भी खासी छपी है। 6000 से ज़ायद मुतासरा लोग हैं इस हाउसिंग स्कीम के। नैब ने नोटिस लिया है और तहकीकात शुरू की हैं। होपफुली
देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह तो ये किस्सा पहुँचेगा, और जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कर लीजिए। होपफुली प्रेशर मीडिया भी डाल रहा है, नैब भी हो सकता है प्रेशर डाले, तो कुछ ना कुछ काम बने। चलिए एक वक्फा लेते हैं, फिर अली सिद्दीकी साहब बात। वेलकम बैक। मिसेस मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अपने तीनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम जी। देखिए एक बात भैया मैंने आपसे पूछनी थी जी कि आपके प्रोग्राम में जब हम जाते हैं, अगर मैं दूसरे दिन बाज़-औक़ात अपना प्रोग्राम पर रिपीट में देखती हूँ तो सवाल गायब हो गया होता है जी। तो इसका क्या आप लोग गायब कर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जी। बीबी इसमें होता क्या है कि रिपीट की जो हमारी टाइमिंग होती है ना, अक्सर वो कम होती है जो हमारी लाइव शो की टाइमिंग होती है। तो जो जी तो जी जो लोग बैठे होते हैं ना एडिटिंग पे, वो फिर खुद ही निकाल लेते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज इंटरनेट पर अपलोड होती है वो मुकम्मल होती है। आई थिंक जी जी हुक्म। अच्छा, काटिएगा ना मेरी बात। जी जी जरूर। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है जब कोई हॉट स्टेशन पे होता है उसी वक्त कटता है वो। नहीं, मेरे साथ हो चुका है। अच्छा आप फरमाइए। वाला मेरे सामने ही है, जी जी वाले मेरे सामने ही है। जी जी फरमाइए। अगर कैमरा की तरफ से होता है तो मैं उनको जाके कंप्लेन करती हूँ। जी जी आप फरमाइए, आप कहिए, आप कहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि जो रियाज मलिक साहब है, क्या है कायदे-ए-आज़म के बराबर हो गए कि किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के उनके खिलाफ। और नंबर 2 जो चीज है, फवाद चौधरी साहब आज प्रोग्राम में आए हुए थे, कितनी गुम हुई थी, वो सवाल कर रहे थे, उनसे वो जवाब भी नहीं दे रहे थे कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े। देखिए मलिक रियाज साहब के पास कायदे-ए-आज़म बहुत हैं। कायदे-ए-आज़म के बराबर नहीं है, कायदे-ए-आज़म बहुत है। दूसरी बात ये कि वो हैं मुन्ने के अब्बा, हाँ नाम नहीं लेते थे उनका। हाँ। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज आज उन्होंने कहा है कि ये लो सुनिए। हाँ। एक बड़ी खूबसूरत चीज आज देखी है, एक निजी टीवी चैनल पर इसी मौजू पर बात हो रही थी। तो मोहम्मद जुबैर जो है ना, वो आए हुए थे। अच्छा, टॉपिक भी यही है, तो उस पर भी बात भी करनी है। जब भी वो बात करते थे ना कि ये जो पैसे भेजे हैं मलिक रियाज को म्यूट कर दिया उन्होंने, म्यूट कर दिया। मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है अभी, है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा शो के बाद। तो मतलब कि यार, मतलब या तो फिर टॉपिक पे ना बात करो, आपको पता अगर करनी है तो फिर बादशाह का प्रोटोकॉल क्या होता है? क्या बादशाह का अगर आप नाम लेना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके दरबार में उसके सामने वो गर्दन उड़वा देगा। जिले इलाही कहते हैं उसे, नाम नहीं लेते। ठीक है, ये चिल्ले इलाही हैं। खैर एनीवे, रोहिल खान हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम रोहिल साहब। वालेकुम सलाम, आप तीनों को सलाम। मैं डॉन न्यूज पर हमले के बारे में बात करना चाहता हूँ, और डॉक्टर नाकामुरा जो अफगानिस्तान में मारा गया उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो डी फॉर डेमोक्रेसी एंड डी फॉर डाउन। तो डाउन न्यूज ने हमेशा डेमोक्रेटिक कोतों का साथ दिया है, तो इसके पादाश में शायद मुझे लग रहा है कि इसी वजह से उस पर हमला हो रहा है। और सेकेंडली के डॉक्टर नाकामुरा जो नंगरहार जलालाबाद में मारा गया तालिबान के हाथों, वो इंसानियत की जो है वो मौत है, और इसका कत्ल बहुत ही कंडेम होना चाहिए, और आप हजरात को भी इस पे बात करनी चाहिए। हमने कल ही इस पे बात की थी मेरे भाई, गालिबन आप शायद मिस कर गए, पर इंटरनेट पे जाएं तो अच्छा, जहाँ तक ये प्रोफेसर मेहती हैं हमारे साथ स्कर्दू से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैं आपसे बेसिकली, आप चूंकि वेल नोन जर्नलिस्ट हैं जी, आप तवज्जुह से मैं पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल से यहाँ के अवाम की एक जो बुनियादी जज्बात है हुकूक के हवाले से, बिल्कुल जो आईनी हुकूक यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हासिल नहीं है, तो मैं ये जज्बात आपको आपके चैनल के तवज्जुह से, न सिर्फ आपके चैनल को बल्कि बाकी मीडिया, जो चूंकि कहा जाता है ये रियासत के दूसरा या तीसरा सतून है, तो कम से कम आपके चैनल में बहुत सारे पाकिस्तान में होने वाले वाकयात का जिक्र होता है। यहाँ तक अगर माजरत के साथ कहूँगा, सिंध में अगर
कोई इंसान कुत्ता भी काटता है तो उसका भी जिक्र होता है, बड़े जोर और शोर से होता है और हर चैनल उसका जिक्र करता है। लेकिन 70 साल से यहाँ के अवाम जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुहिब वतन अवाम है, लोग हैं, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक कोई भी यहाँ से बंदा पकड़ा नहीं गया जो गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ खेल रहा हो या किसी और एजेंसी के लिए काम कर रहा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 यानी के बावजूद भी यहाँ के अवाम जो बुनियादी हुकूक से महरूम है और पाकिस्तान के सेनेट और कौमी असम्बली में इनको नुमाइंदगी हासिल नहीं है। तो आप बराए करम अपने चैनल में लाजमी इस बात को बिल्कुल मेहदी साहब बहुत शुक्रिया तवज्जो दिलाने का, और मेरे ख्याल में हमने कहा था कि हम करेंगे और बात करते भी रहते हैं और आइंदा भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि डेडिकेटेड अगर कोई ऐसा हो सके आप में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आकर के बात कर सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे पीर के दिन।